हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स की जीवनी को, जो एक कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कैपिटलिस्ट का विरोध करा था और जर्मनी के रहने वाले थे। और दोस्तों, इन्होंने लगभग आधी से ज़्यादा आबादी को अपने विचारों से प्रभावित करा था। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पूरा जो वर्ल्ड है या तो कैपिटलिस्ट हो या तो कोई देश कम्युनिस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों पता चलता है जो कार्ल मार्क्स थे, इनका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था दोस्तों। तो इनके बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही अजीम व तरीन शख्सियत हैं दोस्तों। इनके बारे में जो चीज़ें हम जानेंगे, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ इस तरह से आ सकता है: कार्ल मार्क्स की संक्षिप्त जीवनी व कृतियों को प्रस्तुत कीजिए। अथवा कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं? समाजशास्त्री जगत को मार्क्स के प्रमुख योगदानों की चर्चा कीजिए। कार्ल मार्क्स और इतिहास में उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स का जीवन का चित्रण, यानी उनका लाइफ स्केच। उन्होंने क्या क्या करा, उन्होंने जीवन में कौन कौन से संघर्ष करे, ये हम देखेंगे। तो भौतिकवादी विश्व दर्शन के प्रेरणता कार्ल मार्क्स उन विचारकों में हैं जिन्होंने विश्व के अधिकांश जनमानस को प्रभावित किया दोस्तों। अधिकांश आबादी को दोस्तों इन्होंने अपने सोच से, अपने विचारों से प्रभावित करा। वह वैज्ञानिक समाज के प्रवर्तकों में शीर्ष तक है। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में मार्क्स ने आर्थिक संप्रदाय को ठोस आधार प्रदान किया। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में प्रशिया के राइन प्रांत के टियर नगर में 5 मई 1818 को एक मध्यवर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स के पिता एक सफल वकील थे, अतएव उन्होंने मार्क्स को यथाशक्ति उच्च शिक्षा दिलाकर वकील बनाने का प्रयत्न किया। लेकिन मार्क्स की रुचि कानून की अपेक्षा दर्शन शास्त्र में अधिक थी। फलस्वरूप उसने अपने वीमर विश्वविद्यालय के अध्ययन काल में ही हीगल के दर्शन को पढ़ना प्रारंभ किया और वामपक्षी हीगलवादियों के साथ अपने संपर्क स्थापित किए। विश्वविद्यालयों में मार्क्स ने डेमोक्राइटस और एपिकुरस के प्रकृति दर्शन में अनंतर शीर्षक के एक निबंध प्रस्तुत किया था। इसी व्याख्यात्मक निबंध के ऊपर मार्क्स को दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। मार्क्स की ये इच्छा थी कि शिक्षा समाप्त होने के बाद वीन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर वैज्ञानिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करेंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन हुई जिसकी वजह से दोस्तों वो प्रोफेसर की जॉब नहीं कर पाए। प्रशिया की तात्कालिक सरकार की नीति के कारण मार्क्स का ये विचार साकार ना हो सका। इस समय मार्क्स लुडविग से अत्यधिक प्रभावित हुआ, जिसे उस समय भौतिकवादी परंपरा का प्रमुख दार्शनिक माना जाता था। इसके उपरांत मार्क्स ने अपनी विचारधारा के प्रतिपादन के लिए पत्रकारिता को अपनाया, यानी अपने विचारों को लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए ये पत्रकारिता करने लगे दोस्तों। मीडिया में चले गए और 1848 में दोस्तों, उस समय मीडिया का एक ही मीडियम था, वो था आपकी अखबार। आजकल तो दोस्तों आपका फेसबुक है और न्यूज़पेपर तो है ही, और साथ ही साथ मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, तो इतने सारे मीडिया हैं। मगर उस समय दोस्तों जो मीडिया का माध्यम था, जो पत्रकारिता का माध्यम था दोस्तों, वो एक ही था, वो था आपका अखबार के ज़रिए से आप दोस्तों लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। 1842 में राइनिंग ज्यूटिंग राइन का गजट नामक पत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों ये आ सकता है, राइनिंग ज्यूटिंग राइन का गजट नामक पत्रिका थी, उसमें दोस्तों इन्होंने काम करना शुरू करा एज अ इमेच्योर वे। उसी वर्ष इस पत्र का संपादक भी हो गया। बाद में इसके संपादक एडिटर बन गए। इस पत्र के माध्यम से मार्क्स साधारण जनता के संपर्क में आए। इसके फलस्वरूप मार्क्स को अर्थशास्त्र के अध्ययन से प्रेरणा मिली और मार्क्स का दृष्टिकोण हीगल के भाग्यवाद से भौतिकवाद की ओर अग्रसर हुआ। इस पत्र के माध्यम से तत्कालीन जर्मनी और प्रशिया की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था की तीव्र आलोचना की। फलस्वरूप प्रशिया की सरकार द्वारा पत्र को बंद कर दिया गया और मार्क्स को जर्मनी छोड़ना पड़ा। जर्मनी छोड़ने से पूर्व मार्क्स ने जेनी फॉन
टेस्ट फॉलेन से विवाह किया। जेनी एक समृद्ध परिवार की लड़की थी और मार्क्स की बाल्यकाल से ही मित्र थी। विद्यार्थी जीवन में उसके साथ मार्क्स का विवाह निश्चित हो चुका था। मार्क्स नवंबर 1843 को पेरिस चला गया। मार्क्स ने फ्रांस की राजधानी में अनेक राजनीतिक अनुभवों को प्राप्त किया और धो की सहायता से फ्रांस के समाजवादी साहित्य का अध्ययन आरंभ किया। यहीं पर अगस्त सन 1844 को मार्क्स का फ्रेडरिक एंजल से ऐतिहासिक परिचय हुआ, जिनका नाम सदा के लिए मार्क्स के साथ जुड़ गया। दोनों को आभास हुआ कि उनके विचार एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। यहीं से मार्क्स और एंजल्स के बीच रचनात्मक सहयोग आरंभ हुआ और यहीं पर दोनों ने हॉली फैमिली की रचना की, जो सन 1845 में प्रकाशित हुई। दोस्तों, हॉली फैमिली के जो एडिटर थे दोस्तों, यहाँ पे एंजल और कार्ल मार्क्स थे, जिसको इन्होंने प्रकाशित 1845 में दोस्तों किया। इसमें उन्होंने हीगलवादियों के भाग्यवादी दर्शन की आलोचना की। प्रशिया सरकार की प्रार्थना पर फ्रांस की सरकार ने मार्क्स को अपने देश से निष्कासित कर दिया। प्रशिया सरकार की प्रार्थना पर फ्रांस की सरकार ने मार्क्स को दोस्तों अपने देश से निष्कासित कर दिया। यानी यहाँ पर क्या हुआ, ये अब फ्रांस से भी दोस्तों ये बाहर निकाल दिए गए। फरवरी 1845 में मार्क्स ब्रुसेल्स में जाकर निवास करने लगे। यहाँ भी प्रकाशित सरकार की नीति के फलस्वरूप मार्क्स को प्रशिया की नागरिकता छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अनंतर 1849 में मार्क्स सपरिवार यानी अपने परिवार सहित लंदन में निवास करने लगा। यहाँ पर 14 मार्च 1883 को उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1818 से लेकर 1883। ठीक, अब दोस्तों हम लोग इनके बारे में, इनकी जो कृतियाँ थी उनको हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े फिलोसोफर थे, जाहिर सी बात है बुक्स तो लिखेंगे ही। उनके बुक्स के ज़रिए तो हम लोग को उनकी फ़िलॉसफी पता चली, उनके सोच के बारे में पता चला है। तो कार्ल मार्क्स की प्रमुख कृतियों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ये मार्क्स और एंजल्स की संयुक्त रचना है। इसमें सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांतों की सरल और संक्षिप्त व्याख्या है। इसके द्वारा भौतिकवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें सामाजिक विकास के सबसे अधिक व्यापक और गहन सिद्धांत के रूप में द्वंद्ववाद की ओर कम्युनिस्ट समाज के निर्माता के रूप में सर्वहारा वर्ग को स्वीकार किया गया है। घोषणा पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार वर्ग संघर्ष है। इसमें सर्वहारा की क्रांति और सर्वहारा वर्ग के राजनीतिक शासन की स्थापना के बाद पूंजीवाद का अंत और वर्गहीन समाज की स्थापना को अवश्यभावी बतलाया गया है। यानी पूंजीवाद खत्म होना चाहिए और जो वर्गहीन लोग हैं दोस्तों, और जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको भी राइट मिलना चाहिए। क्योंकि उस समय दोस्तों जो लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, वो दोस्तों फैक्ट्री में दोस्तों 18 घंटे तक काम करते थे। ना ही कोई लेबर राइट्स थे और उनको मजबूरन काम करना पड़ता था दोस्तों अपने पेट को पालने के लिए। यही सब देखते हुए दोस्तों, क्योंकि जो आपके कार्ल मार्क्स थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, तो वो लोगों के दुख दर्द को समझ सकते थे। तो ये सब चीज़ों ने दोस्तों इनको प्रेरित करा ये सब बुक लिखने के लिए और पूंजीवाद का विरोध करने के लिए, जिसकी वजह से इनको समय समय पर अपना देश भी छोड़ना पड़ा। पूंजी, इनकी एक बुक थी दोस्तों पूंजी, जो ये अपने समय में अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। एंजल्स आए बाद में दोस्तों 1905 तक ये बुक कंप्लीट हो गई। कैपिटल में एडिशंस में आई थी, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, ऐसे करते करते ये मार्क्स की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है, जिसे वह खुद अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाया। इसे पूर्ण करने का श्रेय एंजल्स को मिला। क्वेश्चन दोस्तों ये भी आता है, कौन सी बुक दोस्तों यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स थे वो अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। इसे पूर्ण करने का श्रेय एंजल्स को मिला। इसकी रचना मार्क्स ने बड़ी कठिन आर्थिक परिस्थितियों में की। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून द्वारा लेखों के पारिश्रमिक
के रूप में, यानी उसमें ये काम करते थे, एडिटर का काम करते थे, तो उसके रूप में इनको सैलरी मिलती थी। क्योंकि अब वहाँ पे युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध हो गया था, तो वो आमदनी आना इनके लिए बंद हो गई थी। तो एंजल्स द्वारा अगर मार्क्स को निरंतर आर्थिक सहायता ना मिलती तो संभवतः मार्क्स अपनी इस पुस्तक को नहीं लिख पाते। इस फिर बाद में जो आपके एंजल्स हैं उन्होंने आर्थिक सहायता दी आपको, कार्ल मार्क्स को, जिसके बाद उन्होंने पहला एडिशन तो कंप्लीट कर दिया, बाद में एंजल्स ने करा। फिर बाद में एंजल्स की मृत्यु हो गई, फिर जाकर 1905 में कुछ और लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन करा और फाइनली 1905 में पूरी बुक आ गई। इस पुस्तक की प्रथम पांडुलिपि 1865 में पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन इसके प्रथम खंड का प्रकाशन कार्य सन 1865 में पूरा हुआ। इसका दूसरा खंड सन 1885 और तीसरा खंड 1894 में प्रकाशित हुआ। लेनिन के अनुसार पूंजी के द्वितीय और तृतीय खंड मार्क्स और एंजल्स की रचनाएं हैं। ठीक है, आपके द्वितीय और तृतीय और पहला भी। इन 3 खंडों के उपरांत अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को उपसंहार के रूप में चौथे खंड में प्रकाशित करने की योजना थी, लेकिन एंजल्स की मृत्यु हो गई बाद में दोस्तों, ये कार्य पूरा ना हो सका। फलतः अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पुस्तक के रूप में सन 1905 में प्रकाशित हुई। और इस तरह से दोस्तों आपकी जो कार्ल मार्क्स की द कैपिटल बुक थी वो कंप्लीट हुई खंडों में। अपनी पुस्तक पूंजी के द्वारा मार्क्स ने समाज के आर्थिक नियमों की खोज की और ये बताया कि पूंजीवाद समाजवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है और पूंजीवादी के विनाश की सामाजिक शक्ति सर्वहारा वर्ग के अंदर छिपी होती है। और मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के अर्थशास्त्री ढंग से समझाया है, यानी यहाँ पर पैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक तरह की जो पैसे के जो आपकी फाइनेंस की नॉलेज थी दोस्तों, यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था आपके कार्ल मार्क्स ने। पैसा कैसे अफेक्ट करता है और समाज का निर्माण में कैसे मदद करता है, समाज कैसे ग्रो करता है, उसके विनाश से क्या कारण होते हैं, ये सब दोस्तों एक तरह से साइंटिफिक वे में दोस्तों समझाया। और इसी वजह से दोस्तों जो समाज शास्त्र था, सोशियोलॉजी थी, वो एक साइंस बन गई दोस्तों। दर्शन शास्त्र की दरिद्रता यानी पॉवर्टी ऑफ द फिलॉसफी। मार्क्स ने यूंथो के भाग्यवादी और सुधारवादी विचारों की विस्तृत आलोचना की है और इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण को समझाया है। इसके द्वारा मार्क्स ने द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधारभूत सूत्रों को प्रस्तुत किया और बतलाया है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था की विभिन्न मान्यताएं सैद्धांतिक रूप से समाज में विविध संबंधों को व्यक्त करती है। मान्यताएं परिवर्तनशील हैं और इन्हें जन्म देने वाली परिस्थितियां जब समाप्त हो जाती हैं तो ये मान्यताएं भी उसके साथ ही समाप्त हो जाती हैं। गोथा कार्यक्रम, अपनी इस एक आपकी बुक थी गोथा कार्यक्रम दोस्तों। अपनी इस रचना में मार्क्स ने समाज के ऐतिहासिक विकास के नियमों को आधार बनाकर सुंदर भविष्य को देखने और भावी कम्युनिस्ट समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है दोस्तों। ये एक कम्युनिस्ट विचारधारा से भरी हुई बुक थी गोथा कार्यक्रम। जो कम्युनिस्ट होते हैं वो दोस्तों इस बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं दोस्तों, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस बुक में दोस्तों पास्ट की कुछ इंसिडेंट को देखते हुए यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करा है। इसमें मुख्य रूप से मार्क्स ने 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम पूंजीवाद के संक्रमण का उल्लेख करा है, यानी पूंजीवाद किस तरह से घातक चीज़ है हमारे समाज के लिए, कैसे वो हमारे समाज के जो नीचे तबके का वर्ग है जो कि 90% है उसको खा जाता है पूंजीवाद, उल्लेख किया है। और द्वितीय कम्युनिज्म की 2 महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में अब अनेक स्थापनाएं प्रस्तुत की। मार्क्स ने बतलाया कि कम्युनिज्म की प्रथम अवस्था में श्रम के अनुसार ही वितरण का सिद्धांत लागू होगा। संक्रमण काल की ऐतिहासिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए मार्क्स ने बतलाया कि इस काल में अधिनायकत्व के अलावा राज्य का कोई भी दूसरा रूप नहीं हो सकता है। आलोचनात्मक राजनीतिक अर्थशास्त्र, ए क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। मार्क्स की ये पुस्तक सन 1882 में प्रकाशित हुई। एक ये बुक थी दोस्तों 5वीं। मार्क्स का आर्थिक निर्धारवाद
इसी पुस्तक पर आधारित है। इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। समाजशास्त्र जगत को मार्क्स का योगदान, यानी समाजशास्त्र को, अब जाहिर सी बात है इन्होंने इतने ज़्यादा एक वैज्ञानिक पूर्ण ढंग से समाजशास्त्र को प्रस्तुत करा, समाज को समझने में मदद करी, तो इनका कंट्रीब्यूशन दोस्तों बहुत ज़्यादा है। और सोशियोलॉजी की बात हो, समाज की बात हो, समाजशास्त्र की बात हो, और आपके कार्ल मार्क्स का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रत्येक दार्शनिक विचारों के विकास में समय और परिस्थितियों का प्रमुख हाथ रहता है। कार्ल मार्क्स भी इस नियम का अपवाद नहीं रहा। कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक और राजनीतिक विचारों का विकास भी ऐसे काल में हुआ जो ऐतिहासिक और प्रधान घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। जब दोस्तों यहाँ पर कार्ल मार्क्स बड़े हो रहे थे तो दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी, रिफॉर्म्स आ रहे थे दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी, आपका अमेरिका का गृह युद्ध हो रहा था, अमेरिका स्वतंत्रता के लिए निरंतर कोशिशें कर रहा था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो इन सब परिस्थितियों में दोस्तों इनका जो जीवन था वो व्यतीत हुआ। अब जाहिर सी बात है इनका वो प्रभाव तो पड़ेगा ही। मार्क्स को प्रभावित करने और उसके दर्शन के स्वरूप को निश्चित करने में निम्न परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा है। पूंजीवाद का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, श्रमिक आंदोलन, द लेबर मूवमेंट। ठीक, ये कुछ इनके योगदान थे। तो पहले पूंजीवाद का विकास में, दूसरा औद्योगिक क्रांति में, श्रमिक आंदोलन में, अन्य विचारों का प्रभाव एंड पूंजीवाद का विकास। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पूंजीवाद के विकास को पहले हम डिस्कस करेंगे। पूंजीवाद के विकास के कारण यूरोप के अधिकांश भूभाग में सामंतों और भूदासों के पारस्परिक संबंध कटु हो चुके थे। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप वस्त्रकारों की दशा बिगड़ गई थी, यानी वस्त्र बनाने वाले, उनका धंधा करने वाले, और औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वहारा वर्ग पैदा हो चुका था। एक और सामंतवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, दूसरी ओर पूंजीवाद धीरे धीरे पनप रहा था। मेरी संजय काल में मार्क्स ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। इन परिस्थितियों का ज्ञान के ऊपर प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके अतिरिक्त खुद माया की जन्मभूमि राइन प्रांत प्रशिया के औद्योगिक प्रदेशों में गिना जाता था। इस प्रदेश पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा। वह प्रदेश खनिज संपदा से परिपूर्ण था। फलस्वरूप अनेक पूंजीवादी उद्योगों का विकास हो चुका था और उसके साथ ही सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति भी हो चुकी थी। इन सभी परिस्थितियों में गायर्स को सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रिटेन और फ्रांस की अनेक घटनाओं ने भी मार्क्स को प्रभावित किया। श्रमिक आंदोलन, द लेबर मूवमेंट, इनमें 1831 और 1834 में लियो मजदूरों के विद्रोह और 1830 और 1840 को मध्य ब्रिटेन के मजदूरों के आंदोलन विशेष महत्वपूर्ण है। इन सभी घटनाओं ने पावर्स को सामाजिक और आर्थिक अध्ययन के लिए प्रेरित किया और उसे समाजवादी साहित्य की ओर उन्मुख किया। अन्य विचारों का प्रभाव, पूर्ववर्तीय विचारकों की रचनाओं का अध्ययन किया और उनसे मार्क्स की विचारधारा काफ़ी प्रभावित हुई। इन विचारकों में हीगल, एडम स्मिथ, रिकार्डो और विलियम का जन्म प्रमुख है। हीगल ने मारी ने वन्यवाद की अवधारणा को ग्रहण किया। एडम स्मिथ और रिकार्डो से मार्क्स ने आर्थिक सिद्धांत को ग्रहण किया और अन्य विचारकों से समाजवादी दर्शन। इन सभी सूत्रों से मार्क्स ने कुछ न कुछ ग्रहण किया, लेकिन उन्हें पूर्णतः अपनाया नहीं। हीगल के अनुसार विचार तत्व ही अंतिम सत्य है। उसकी दानिक प्रणाली भाववादी थी, इसलिए हीगल का विश्वास था कि प्रकृति और समाज का विकास निरपेक्ष विचार से शासित होता है। लेकिन मार्क्स ने हीगल के इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया। मार्क्स के अनुसार भौतिक तत्व ही अंतिम सत्य है और वह मान्यता है कि मानवता का विकास द्वंद्वात्मक गति से हुआ है।
मार्क्स के द्वंद्ववाद और भौतिकवाद को एक समबुद्ध दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार फ्रांस के समाजवादी विचारकों से मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्राप्त किया। स्मिथ और रिको को आर्थिक निष्कर्षों से मार्क्स ने यह ग्रहण किया कि श्रम ही का प्रधान स्रोत है। तो ये दोस्तों पूरा ओवरव्यू था आपका कार्ल मार्क्स का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो आप फ्यूचर में चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अब टिल देन टेक केयर, गुड बाय।